दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए टेस्ट पेपर को। ये जो हमारा टेस्ट पेपर होने वाला है, ये पीसीएस मंत्रा का टेस्ट पेपर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 1 एंड 2। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज के जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 2, ये पूरा ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, जिसमें पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी पे ये टेस्ट बना हुआ है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और फिर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको गलत करके आते हैं। इसलिए प्लीज़ इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा और बार बार करिएगा। ये जो टेस्ट सीरीज़ होती है, ये आपके तैयारी को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है। इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ जो होता है, ये बहुत बड़ा माध्यम होता है अपनी तैयारी को परखने का, जांचने का। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? तो पहले ये जान लीजिए कि सौर कलंक क्या होता है। कि जो सौर कलंक होता है, तो जहाँ से सूर्य की जो ज्वाला निकलती है, वहीं पे काले काले धब्बे होते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये जो धब्बे होते हैं, ये सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, ये ठंडा होता है। और इन सौर कलंक से क्या होता है, प्रबल विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं। प्रबल विद्युत चुंबकीय किरणें निकलती हैं और इन किरणों के माध्यम से पृथ्वी पे जो संचार व्यवस्था है, जो पृथ्वी की संचार व्यवस्था है, वो बाधित होती है। तो ये जो सौर कलंक है, इसको बनने में पूरे 11 वर्ष का टाइम लग जाता है, ये प्रक्रिया को पूर्ण होने में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी, 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बुध ग्रह के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? बुध ग्रह के बारे में बताना है कौन से कथन जो है वो सही नहीं है। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल ये बात तो सही है। यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, जी नहीं, ये गलत है। ये पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो बुध नहीं है, बल्कि शुक्र है। ये सूर्य का निकटतम ग्रह है, ना कि पृथ्वी का। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। सी नंबर भी देख लेते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, ये भी बात सही है। इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका तापांतर जो है वो लगभग 560 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो इसका एक दिन में जो पृथ्वी का एक दिन होता है, जो पृथ्वी का एक दिन, यहाँ पे देख लीजिए, जो पृथ्वी का एक दिन होता है, ये बराबर बुध का 90 दिन होता है। यानी पृथ्वी का जो 1 डे है वो बराबर होता है बुध के 90 डेज के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं, इन्हें बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, बिल्कुल सही है। इसमें पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होती है। तो 2 स्थितियां होती हैं, एक उपसौर होता है और एक अपसौर होता है। तो जो उपसौर की स्थिति होती है, इसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य के निकट होती है, और अपसौर में ये दूर होती है सूर्य से। और उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा देश है जो मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो सूडान जो है वो मकर रेखा पे स्थित नहीं है। बाकी अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील, ये तीनों ही है जो ये मकर रेखा पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ये 180 डिग्री याम्योत्तर के लगभग होती है। तो कह रहा है कि ये जो कौन सी जो जल संधि है वो इसके समानांतर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है ये इसके समानांतर है। और बेरिंग जल संधि जो है ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ता है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को ये आपस में क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असंबद्धता कहलाती है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच पूछ रहा है कि असंबद्धता क्या कहलाती है, तो ये मोह असंबद्धता कहलाती है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मोह असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट में पहुंचता है। ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकेंड में पहुंचता है। ये गलत है, ये 2.4 सेकेंड में नहीं बल्कि 1.4 सेकेंड में पहुंचता है। तो इस हिसाब से ये थर्ड नंबर गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लगभग 46% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो इस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती हैं और आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से ही इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो आपको इसमें से सही कथन बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, केवल एक सही है। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच स्थित होता है। यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता है, बल्कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो साल भर तो लंबवत पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वर्षा इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और ऑल टाइम वहाँ पे बादल घिरे रहते हैं, जिस कारण से धरातल पर सूर्यताप की मात्रा बहुत कम ही पहुँच पाती है। इसलिए यहाँ पे जो है सर्वाधिक तापमान नहीं पाया जाता है। और सर्वाधिक जो तापमान पाया जाता है वो आयनवर्ती रेखाओं के पास पाया जाता है। आयनवर्ती रेखाओं के पास पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है, ये भी गलत है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातली सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पार्थिव ऊष्मा है उसको वायुमंडल से धरातल को पुनः वापस भेजने वाली जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है प्रतिलोम विकिरण। और इसी के द्वारा ही जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये इसी प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो पहले से ही ज़्यादा गर्म होने लगती है, जिससे जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनमें चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो बी, प्रतिलोम विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है। तो जो अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है वो कौन सी सतह है, तो वो है हिम आच्छादित सतह। जो सतह जितनी ज़्यादा चिकनी होगी वो उतना ही ज़्यादा उसका एल्बिडो होगा। एल्बिडो का क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। किसी सतह पर कुल प्राप्त सौर ऊर्जा जिस अनुपात में परावर्तित हो जाता है, जैसे कि कोई भी सतह है वहाँ पे जो भी ऊर्जा आया वो कितनी मात्रा में वापस चला गया, परावर्तित हो गया, वो परावर्तित हुई मात्रा को ही एल्बिडो कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का औसत एल्बिडो होता है वो 30 माना जाता है, 30%। यानी जो पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होता है, पृथ्वी उसका 30% जो है वो किसी न किसी रूप में तुरंत वापस भेज देता है। और जो ये हिम आच्छादित सतह है यहाँ से पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो है एल्बिडो होता है। यहाँ का जो एल्बिडो होता है वो 70 to 90% के आसपास होता है। यानी जो ऊर्जा आती है उसमें 70 से 90% तक की ऊर्जा वापस चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है। तो आर्द्रता जो है सर्वाधिक कहाँ की होती है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश की आर्द्रता
सर्वाधिक होती है। अभी हमने ऊपर देखा भूमध्य रेखी जो प्रदेश होता है, तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होने के कारण वहाँ पे बारिश बहुत होती है और ऑल टाइम ह्यूमिडिटी बनी रहती है। इसी वजह से यहाँ पे जो आर्द्रता होती है वो सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे भी भूमध्य रेखा वर्षा पेटी के बारे में बताना है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। बिल्कुल सही है। यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है। जी नहीं, यहाँ केवल संवहनी वर्षा नहीं होती है, बल्कि संवहनी वर्षा के साथ साथ यहाँ पे पर्वतीय वर्षा भी होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पर्वतीय वर्षा भी होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक अंकित की जा सकती है। ये भी सही है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। तो ये भी सही है। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाएगा। जो इटली की जलवायु है उसको किसके अंतर्गत रखेंगे। इटली की जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो 30 डिग्री टू 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। ये इतने अक्षांशों के मध्य होती है। और ये जो महाद्वीप होते हैं, तो यह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। और यहाँ गर्मी एवं जाड़े दोनों ही दो स्पष्ट ऋतुएं मिलती हैं, गर्मी की ऋतु और जाड़े की ऋतु। दो स्पष्ट ऋतुएं यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ जो वार्षिक तापांतर होता है वो 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक रहता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है मुख्यतः शीत ऋतु में होती है। ये जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है और मुख्यतः चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी जानकारी थी जो भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है और ये एक गर्म जलधारा है। ये कैसी जलधारा है, तो ये एक गर्म जलधारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनता है। तो यहाँ पे जो कौन सी आकृति है जो पवन की निक्षेपण प्रक्रिया से बनता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि भू कौन सी आकृति है जो निक्षेपण प्रक्रिया से नहीं बनती है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लीजिए, नहीं बनती है, क्योंकि जो बरखान है, बजादा है और बालुका है, ये तीनों ही जो है वो पवन अभिक्रिया से बनते हैं। परंतु ये जो ड्रमडिल है, ये ड्रमलिन जो है, ये ड्रमलिन ये पवन से ना बन करके इसका जो निर्माण होता है वो हिमनद के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, ड्रमलिन। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो काष्ठ स्थलाकृतियां होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है ये बताना है। तो इसका जो निर्माण होता है वो भूमिगत जल के द्वारा होता है। सही जवाब हो जाएगा डी। देखिए काष्ठ स्थलाकृतियां क्या होती हैं थोड़ा जान लीजिए। ये धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित भूमिगत जल को कहते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियां क्या होती है कि जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल के अंदर जो भी दरारें होती हैं, छिद्र होते हैं, उनसे जो अपर्दन होता है, उनसे जो आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हीं को काष्ठ स्थलाकृतियां कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वो किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा 19 का वो हो जाएगा बी। इसको समप्राय मैदान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जब आधार तल को नदियां प्राप्त कर लेती हैं तो एक बहुत ही विस्तृत मैदान का निर्माण होता है। जो मैदान का निर्माण होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। और इसका जो उदाहरण है वो जैसे मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत का अरावली क्षेत्र, इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिएगा। मिसिसिपी बेसिन,
मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग और भारत में अरावली वाला क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन हैं जो सही हैं। तो लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्रायः शांत होते हैं। और नेक्स्ट है 2 नंबर है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती है। थर्ड है, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट कि लावा में सिलिका की मात्रा अगर कम होगी तो जो उद्गार होगा वो शांत प्रकृति का होगा, अगर ये ज्यादा होगी तो उसका उद्गार भी तीव्र होगा। और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी जो है वो सर्वाधिक विनाशकारी नहीं है, बल्कि जो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है, और इसके जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर गलत हो जाएगा और फर्स्ट और थर्ड सही होगा, तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो C 1 and 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन सा सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, परी प्रशांत महासागरीय मेखला। यहाँ पे निरंतर जो है भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी दोनों ही क्रियाएं यहाँ पे चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा वृद्धि होती है। तो जब भी भूकंप आता है तो उससे पहले जो है रेडान, ये रेडान गैस है, इसकी मात्रा वायुमंडल में वृद्धि होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताना है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है वो रिक्टर स्केल पे किया जाता है, और उससे कितनी हानि हुई उसका जो मापन करते हैं वो हम मर्केली स्केल पे करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, उसको मर्केली स्केल पे किया जाता है। सेकंड है, वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल, जब भूकंप आता है तो जहां से भूकंप का उद्गार होता है उसको फोकस कहते हैं, और जहां पे ये सबसे पहले पहुंचता है उसको इपी सेंटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इपी सेंटर या उसको भूकंपीय केंद्र कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगे होती हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, तो देखिए सेकंड वाला तो सही है, जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन जो सुनामी है वो मूल रूप से ज्वारी तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि इनका ज्वारी तरंगों से कोई संबंध ही नहीं होता है। सुनामी क्या होती है, एक तरीके से ये समुद्री लहरें होती हैं, ये समुद्री लहरें होती हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है। तो कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, बाकी क्यूराई, लेब्राडोर और कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तभी एक ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो ये औषधि प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है। तो प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल जो होता है एक तरीके का ये प्रवाल जो होता है वो चूना प्रधान चट्टानें होती हैं। प्रवाल चूना प्रधान चट्टान होता है, इसका जो निर्माण होता है वो मूंगा नामक समुद्री जीव से होता है। मूंगा नामक समुद्री जीव से इनका निर्माण होता है, और इनके विकास के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 से 25 डिग्री तक, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल के औसत तापमान में क्या होगा। जब भी हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे ये अर्थ है हमारा और यहाँ से
ये विषुवत है। विषुवत से जब भी हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी आएगी, पहले वृद्धि फिर कमी होगी, पहले कमी फिर वृद्धि होगी। तो जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, तापमान में जो है वो कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ हैं? कौन से बादल हैं जो पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो वो हैं पछाब मेघ। पछाब मेघ जो होते हैं वो सबसे ऊपर पाए जाते हैं और ये एकदम सफेद रंग के रेशम की भांति दिखते हैं। ये एकदम रेशम की तरह दिखते हैं और इनमें क्या होता है कि ये जो बादल होते हैं वो हिमकड़ों से बने होते हैं और इनसे वर्षा नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्षा नहीं करते हैं। लेकिन जब भी चक्रवात आने का समय होता है तभी ये दिखाई देते हैं। पछाब मेघ हमें दिखाई कब देता है, जब चक्रवात आने वाला होता है, इसलिए इसको चक्रवात आगमन का सूचक भी माना जाता है पछाब मेघ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है वो बताना है। तो जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ये जो दिशाएं जो चेंज हो जाती हैं, इसको आप देख लीजिए, से हमारा अर्थ है। तो ये अगर उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें आती हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं। ये क्यों होता है? तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। ये बल जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार करके बताना है कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन को बताना है। कथन फर्स्ट है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर, यहाँ पे ये 10 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। सेकंड है, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। तो जो इसका स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान होता है वो जून में नहीं बल्कि वो होता है अगस्त में, और न्यूनतम जो होता है वो फरवरी माह में होता है। तो इस प्रकार से जो होता है सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। और फर्स्ट भी जो होता है वो दैनिक तापांतर 10 डिग्री नहीं बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक होती है? तो औसत लवणता सर्वाधिक होती है अटलांटिक महासागर की। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। महासागरीय जल की लवणता से संबंधित कथनों पर विचार करके सही कथनों का चयन करना है। फर्स्ट कथन है इसका, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। बिल्कुल सही है ये। जिस स्थान या जगह पर तापमान अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता भी अधिक होती है। बिल्कुल सही है, जहां पे जितना अधिक तापमान होगा वहां पे उतना ही अधिक वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां की जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो उतना ही अधिक होगा। थर्ड स्टेटमेंट है इसका, नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, जहाँ पे भी नदी का जो मुहाना होता है, मुहाने पे ये लवणता कम होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है। तो इस प्रकार जो है इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, जो सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको फोटान कहा जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा, फोटान कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र या परत जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, तो जहां पे तीव्र गिरावट आती है उसको थर्मोक्लाइन क्षेत्र कहा जाता है। सही जवाब सी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। और यहाँ से इसी को ही ताप प्रवणता कहा जाता है। जहां से तापमान में गिरावट आती है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, उसी को ही जो है ताप प्रवणता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? तो जो ऊर्जा का अधिकतम अंश है
वो हमेशा जो है जो भी ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, तरंगे जो पृथ्वी पे आती हैं वो आती हैं लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं, और जब भी वे वापस जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में ऊर्जा पृथ्वी पर आती है और वापस जब आ जाती है तो वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है। कौन से कथन है जो असत्य हैं? ए, महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा तापमान उसकी ऊपरी सतह पे होता है, और जैसे ही महासागर में अंदर गहराई में जाते हैं वैसे ही तापमान में गिरावट होने लगती है। सेकंड है, सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। बिल्कुल सही। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा % के 0% के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये भी बात सही है कि हम जो लवणता है उसको हमेशा प्रति 1000 ग्राम के रूप में ही दर्शाते हैं। और समुद्र का क्वथनांक या इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सामान्य जल से निम्न रहता है। तो ये सही नहीं है, ये सामान्य जल से निम्न नहीं बल्कि सामान्य जल से उच्च होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल जल की अपेक्षा समुद्री जल जो होता है वो देर में उबलना प्रारंभ होता है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ग्लोब पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती हैं? तो ग्लोब पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 7 पेटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। फेरल ने हवाओं की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरियोलिसिस बल के आधार पर किया था। ये बिल्कुल सही है। ये जो कोरियोलिसिस बल की अवधारणा थी इसको फेरल ने ही दिया था, और ये बल क्यों होता है अभी हमने पीछे देखा है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल है। और जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला करती हैं उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है। थर्ड है, पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो भी वेव्स होती हैं, जो भी विंड होता है, ये हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। और फोर्थ नंबर है इसका, फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। जी नहीं, उत्तरी गोलार्ध में ये बाईं ओर नहीं बल्कि ये दक्षिणी दाहिनी ओर मुड़ती हैं, ये दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर नहीं बल्कि ये बाईं ओर मुड़ती हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा वो डी इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो समकारी प्रभाव किन हवाओं के कारण होता है? तो ये जो होता है वो स्थलीय समीर के कारण होता है। स्थलीय समीर के कारण जो होता है तटीय भागों में ना ही ज्यादा अधिक ठंडी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पवनें दी गई हैं और उनके प्रवाहित होने वाले क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो सिरोको पवन है वो गिनी, तो सिरोको पवन गिनी में प्रवाहित नहीं होती है बल्कि ये सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो इसका सुमेलित नहीं वो ए हो जाएगा। ए इसका सुमेल सही नहीं है। और जो विली विली हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं, फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड में, और ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वो कहलाता है, तो उसको उष्मांक कहा जाता है। उष्मांक में क्या होता है, यहाँ पे जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता यहाँ पे 100% होती है। 100% होने पे जो भी जल होता है वो अपनी गैसीय रूप में बदल जाता है और गैसीय से वो तरल रूप में या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर नहीं होते, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है? जो पूरे वर्ष भर वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में होती है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, जिन कारण यहाँ पे जितने भी रसीले फ्रूट्स होते हैं, जितने भी रसीले फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, कीनू हो गया, जितने भी मतलब सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? तो जो आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ता है वो पच्छाव स्तरीय मेघ के कारण दिखाई पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा सी, पच्छाव स्तरीय मेघ। पच्छाव स्तरीय जो मेघ होता है, इन मेघों में दिन में सूर्य एवं रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण भी होता है। इन्हीं के कारण जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के प्रभा मंडल, ये प्रभा मंडल का निर्माण भी इन्हीं के कारण होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों में क्या होता है, केंद्र में वायुदाब इनका बहुत ही कम होता है। जो केंद्र होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है, इसलिए जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना प्रारंभ कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, रूर प्रदेश किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये जो रूर प्रदेश है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये रूर जो है वो है कहाँ पे? ये जर्मनी में स्थित, ये जर्मनी में स्थित है, जहाँ पे रूर एक प्रकार की नदी है और इसी नदी के मध्य प्रमुख कोयला या खनन का कार्य होता है। इसलिए इस क्षेत्र को रूर बेसिन या रूर प्रदेश भी कहते हैं। इसको रूर बेसिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चिक्वी कमाटा चिली में जो ये जगह है ये किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जो चिक्वी मकाटा की खान है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, तांबा। तांबा ऐसी धातु है जिसको मानव ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था और इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका चिली ही है, वो चिली है। सेकंड पे आता है आपका पेरू और थर्ड पे जो है वो चीन का स्थान है। ये भी ध्यान रखिएगा, थर्ड में जो है वो चीन है। और जो तांबा पाया जाता है ये प्रमुख रूप से एंडीज पर्वत के, जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के पश्चिमी जो भी पश्चिमी किनारे हैं, पश्चिमी किनारों में ही ये मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूक्रेन का क्रिवाय रॉग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये दो खाने हैं, जो यूक्रेन में क्रिवाय रॉग खान है और ब्राजील की खान का नाम है मिनास जिरास। ये जो प्रसिद्ध हैं वो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब ए हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस नदी मार्ग को यूरोपीय नदी व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ये राइन नदी को जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस देश में पाया जाता है? तो जो रेल मार्ग है उनका जो सर्वाधिक घनत्व मिलता है वो मिलता है पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, 1 एंड 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो किर्गिज जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये किर्गिस्तान में पाई जाती है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, किर्गिस्तान में। ये जो जनजाति है किर्गिज, ये मंगोल प्रजाति की जनजाति है और ये ऋतु प्रवास करते हैं। ये जो जनजाति है ये ऋतु प्रवास करती है और ये इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो, इनका जो मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन है। ये पशुपालन का काम करते हैं और जो इनके घर होते हैं, इनके घर को यूट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनके घर को यूट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो जो कालाहारी क्षेत्र है वहाँ पे बुशमैन पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, बुशमैन। ये जो बुशमैन है ये अफ्रीका में जो बोत्सवाना और नामीबिया और कुछ इसमें साउथ अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं ये भी जान लीजिए। जो कालाहारी मरुस्थल है ये किन किन देशों में है? तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के क्षेत्रों में ये विकसित है। और ये जो जनजाति होती है बुशमैन, ये नग्न जनजाति है, ये प्रायः नग्न रहते हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है
वो ये आखेट और संग्रहण का कार्य करते हैं। ये आखेट और संग्रहण का कार्य करते हैं। ये मुख्यतः जो हैं वो सर्वाभक्षी होते हैं। और जो दीमक होता है, दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ये भी जान लीजिए, जो मसाई जनजाति है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और माओरी, जो माओरी है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और पिग्मी जो जनजाति है ये कांगो गणराज्य में पाई जाती है। ये कांगो गणराज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जो ओसाका शहर है ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, इसीलिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? तो विश्व इस्पात की राजधानी वो पीट्सबर्ग है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, पीट्सबर्ग। और जो ये पीट्सबर्ग एरिया है ये यूएसए में पाया जाता है। यूएसए का एरिया है ये, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये डेट्रॉयट जो है, डेट्रॉयट में मोटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और टोक्यो शहर जो है, ये जापान का टोक्यो शहर है, ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। और मॉन्ट्रियल शहर जो है ये जलपोत जैसे एयरक्राफ्ट, इन सारी चीजों के लिए फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र, ये जो लॉरेंस क्षेत्र है ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? तो जो लॉरेंस क्षेत्र है वो स्थित है फ्रांस में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? तो ये जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शिकागो शहर है वो इसके लिए काफी विख्यात है, गेहूं के लिए। और वहां पे ही जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी मिलता है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली है वो स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। ये सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे ही भारी संख्या में जो चिप बनाए जाते हैं, यहाँ पे इनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, चिप बनाने की कंपनियों के कारण इसको सिलिकॉन वैली नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? तो ये जो 90% चावल है वर्ल्ड का, ये होता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया को इसी के कारण चावल संस्कृति भी कहा जाता है। चावल संस्कृति भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड का 90% चावल होता है। और जो विश्व की चावल अनुसंधान संस्थान है वो फिलीपींस में है। और जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, वो कटक में है, कटक उड़ीसा में। ये आप ध्यान रखिएगा, दो इन्फॉर्मेशन है। जो वर्ल्ड का है वो फिलीपींस में है और राष्ट्रीय का है वो कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? जो सेकंड स्थान पे है वो भारत है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, भारत। और गेहूं, चावल, मूंगफली इन तीनों में जो फर्स्ट है वो चाइना है। और गन्ने में फर्स्ट कौन है? तो ब्राजील है। ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे अधिक तापमान होता है और वर्षा कम होती है।
इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में ये क्षारीय मृदा होती है। इस मृदा की प्रकृति क्षारीय होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है, तापमान बहुत अधिक होता है और कम वर्षा होता है। तो वो कौन सी मृदा है? तो ये जो मृदा होगी वो मरुस्थलीय मृदा है। सही जवाब हो जाएगा सी, मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? तो ये जो होता है कि आप छोटी जोत भी कर ले रहे हैं, उसमें 2-3 फसलें भी उगा ले रहे हैं और आप उसके साथ साथ पशुपालन भी कर ले रहे हैं, तो ये गहन कृषि का गुण है। सही जवाब डी हो जाएगा, गहन कृषि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है तो माउंट एकांकागुआ है। सही जवाब हो जाएगा बी, माउंट एकांकागुआ। ये जो माउंट मैकिनले है ये नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है और किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये मरुस्थल का नाम है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट। पूछ रहा है ये किस देश में स्थित है? तो जो ये स्थित है वो है ईरान में। इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। सऊदी अरब, सऊदी अरब में जो मरुस्थल पाया जाता है वो है अल नाफूद और रब अल खाली। यहाँ पे पाया जाता है अल नाफूद और रब अल खाली, रब अल खाली। भारत और पाकिस्तान में तो थार मरुस्थल ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो जो लीबिया है ये लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। 64 का जो सही जवाब हो जाएगा डी, लीबिया। बाकी जो सीमा बनाते हैं वो सूडान है, सऊदी अरब है, यमन है, जिबूती है, इसके अलावा जो है वो मिस्र है, सूडान है और इरिट्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती हैं? तो यूराल और जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं। सही जवाब सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे शहर दिया है और वो किन नदियों के किनारे स्थित है ये बताना है। तो जो बगदाद शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, सही है। बॉन शहर राइन नदी के बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के सही है। वियना जो है वो वियना स्वान नदी के नहीं बल्कि डेन्यूब नदी के तट पर है, डेन्यूब नदी के तट पर वियना शहर जो है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, बिल्कुल सही है। ये डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जी नहीं, ये गलत है, ये उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि ये शीतोष्ण घास का मैदान है। इस प्रकार जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा, तो जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर है वो कील नहर है। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, कील नहर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो जापान के द्वीपों के बारे में बताना है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो देखिए सबसे उत्तर में तो होकाइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोको है, फिर क्यूशु है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो कौन सा देश है जो मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है मध्य एशिया का भाग नहीं है। सही जवाब सी हो जाएगा। मध्य एशिया में टोटल 5 देश पाए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया में टोटल 5 देश पाए जाते हैं, जिसमें से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा किर्गिस्तान और
तजाकिस्तान। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश मिलकर के मध्य एशिया का निर्माण करते हैं। अफगानिस्तान जो है ये मध्य एशिया में नहीं बल्कि ये दक्षिण एशिया का देश है, ये दक्षिण एशिया का देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो जो इनको जोड़ती है वो जिब्राल्टर जल संधि है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को ये अलग करती है, लेकिन ये अटलांटिक और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, विषुवत रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट तथा अलूटस ये किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये जितने भी हैं ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो एस्किमो होता है, जो एस्किमो इनकी जनजाति है, ये क्या करते हैं कि बर्फ का घर बना के रहते हैं, बर्फ के घर को बना करके रहते हैं। और जिनके बर्फ के घर होते हैं इनको इग्लू कहा जाता है। और इनकी जो गाड़ी होती है, एस्किमो की जो गाड़ी होती है उसको रेंडियर नामक कुत्ते खींचते हैं। और ये जो गाड़ी होती है उस गाड़ी का नाम होता है स्लेज गाड़ी, उसको स्लेज गाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देशों को पूछ रहा है, तो जिसका सही जवाब है वो हो जाएगा सी, बोलीविया और पैराग्वे, ये स्थलबद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। किम्बरले का पठार कहाँ पर स्थित है? तो जो किम्बरले का पठार है, देखिए क्वेश्चन में 2 चीज यहाँ पे किम्बरले का पठार पूछा गया है और एक है किम्बरले की खान, किम्बरले की खान। तो जो किम्बरले का पठार है वो तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन जो किम्बरले की खान है ये अफ्रीका में है, वो भी साउथ अफ्रीका में है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? जो न्यूजीलैंड के जो उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप है उनको कौन सी संधि अलग करती है? तो उनको जो जल संधि अलग करती है वो है कुक जल संधि, सही जवाब सी हो जाएगा, कुक जल संधि। और ये कुक जल संधि जो होती है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है इसको ये तस्मान सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, बिल्कुल सही है। पेरू की लीमा, ये भी सही है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ये भी सही है। चिली की राजधानी क्योटो नहीं है, बल्कि चिली की जो राजधानी है वो सैंटियागो है। चिली की राजधानी है वो सैंटियागो है। क्योटो किसकी राजधानी है? तो ये इक्वाडोर की राजधानी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वाडोर की राजधानी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, चिली सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? देखिए जो भारत की सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है इस ऑप्शन में दिए अनुसार से म्यांमार से, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, म्यांमार। जो इनका सीमा लगने का क्रम है वो है, देखिए सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से। तो ऑप्शन में जो है वो म्यांमार है, तो सबसे कम फिर म्यांमार से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? तो किसका क्षेत्रफल जो है वो भारत से अधिक नहीं है बल्कि भारत से कम है? तो वो है अर्जेंटीना का क्षेत्रफल, अर्जेंटीना का भारत से कम है। जो भारत है वो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। फर्स्ट पे कौन है?
तो रूस है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे जो है वो यूएसए है, फोर्थ पे कनाडा है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है और सिक्स पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और सेवेंथ पे फिर जाके इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो है लद्दाख का। सही जवाब सी हो जाएगा, लद्दाख। फर्स्ट पे जो है वो लद्दाख है, सेकंड पे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो जो बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य लगते हैं वो 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से? एक तो वेस्ट बंगाल की लगती है, फिर असम की लगती है, इसके अलावा मेघालय की लगती है, फिर त्रिपुरा की लगती है और फिफ्थ नंबर पे है मिजोरम की लगती है। तो जो त्रिपुरा के साथ सीमा लगती है उसको जीरो लाइन की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, ए इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश की त्रिपुरा के साथ जो सीमा साझा करता है उसको जीरो लाइन की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन की पहचान करनी है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। ये बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वार नद मुक्त तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। जो पूर्वी तटीय मैदान होता है वहां पे नदी डेल्टा पाए जाते हैं और पश्चिमी पे ज्वार नद मुक्त पाया जाता है। सी नंबर देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उमज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो ये गलत है, क्योंकि जो पूर्वी तटीय मैदान है वहां पर उमज्जन और निमज्जन का अभाव देखने को मिलता है, ना कि पश्चिमी तटीय मैदान पर। इसी कारण जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह डेवलप किए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। सी इसका असत्य कथन है। डी भी देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। बिल्कुल बात सही है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो अधिक कटा फटा है, इसलिए वहां पे बंदरगाहों की जो संख्या है वो ज्यादा है, क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, काल क्रमानुसार शैल क्रम का सही क्रम क्या है? तो बताना है कि कौन सी क्रम जो है शैलों का जो कौन सा क्रम है वो सही है। तो सबसे पहले तो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य। तो सही जवाब डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? जो जम्मू कश्मीर में घास का मैदान स्थित है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको मर्ग कहा जाता है, उनको मर्ग कहा जाता है। बुग्याल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं बुग्याल। और उखरूल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। ये मणिपुर के घास के मैदान हैं। और खज्जर जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ मतलब झरने या जल स्रोत दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। तो जो खीर गंगा है, ये खीर गंगा ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो खीर गंगा है ये गर्म जल स्रोत है, ये उष्ण जल स्रोत है जो उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अरावली वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, अन्नी जो है वो ओडिशा में पाया जाता है और जकरेम वो मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो 86 नंबर क्वेश्चन है ये यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए हुए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। तो जो डायमीर ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, छोटा शिगरी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जेमू जो है वो सिक्किम में पाया जाता है, नामिक जो ग्लेशियर है वो लद्दाख में नहीं
बल्कि ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है। जो नामिक है ये नामिक लद्दाख में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन को बताना है उत्तर भारत के संबंध में। तो भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है, बिल्कुल भाबर क्षेत्र में नदियां आते ही अदृश्य हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। जो तराई क्षेत्र होता है, पहले भाबर होता है, फिर उसके नीचे जो है उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र होता है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो खादर का एरिया होता है वहां पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण ये बहुत ही उपजाऊ एरिया होता है। ये हर साल यहाँ पे जो जलोढ़ नवीन मृदा का निर्माण होता है, जो जलोढ़ नवीन मृदा का निर्माण होता है वो खादर एरिया में ही होता है। डी नंबर है, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, तो ये गलत है, बढ़ती नहीं बल्कि घटती जाती है। जब भी जो उत्तर भारत के मैदान देखेंगे, जब भी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो ये पतला होता चला जाता है। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो डी कथन जो है इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे भारत के कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दिया गया है। तो दूध सागर है, दूध सागर गोवा में पाया जाता है। बरकाना जो है वो कर्नाटक में पाया जाता है। खंडाधार जो है वो उड़ीसा का जलप्रपात है और पलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। सही इसका जो सुमेल होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो बताना है जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन सी हिमालय में है। ये जो चुरिया मुरिया पहाड़ी है और ये डुडुआ श्रेणी है और चो ओयू श्रेणी है, ये जो है वो हिमालय में अवस्थित ना होकर के ये तीनों जो हैं ये तो हिमालय में अवस्थित हैं। जो तीनों पहाड़ियां हैं ये हिमालय में अवस्थित है, लेकिन जो कटचल पहाड़ी है ये कटचल पहाड़ी है हिमालय में नहीं बल्कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अंडमान और ये निकोबार में है। तो 4 जो है वो इनमें सुमेलित नहीं, जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति कैलिडोनियन काल में हुई थी। सही जवाब सी हो जाएगा, कैलिडोनियन काल में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है। जो सर्वाधिक खनिज पाया जाता है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। सही जवाब सी हो जाएगा, धारवाड़ की चट्टानें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 92। मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जो बृहद हिमालय और जो लघु हिमालय के बीच अवस्थित है, देखिए ये जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है, तो जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है वो है देवगढ़ का पठार। देवगढ़ का जो पठार है ये विंध्याचल और बघेलखंड का हिस्सा है। ये विंध्याचल एंड बघेलखंड पठार का हिस्सा है, ना कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, ये बिल्कुल सही है। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, तो अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में नहीं मिलती, ये गलत है, बल्कि ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है,
ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी जो है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से और सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये होता है भागीरथी नदी के रूप में। जो भागीरथी नदी होती है इसके रूप में ही होता है ये गोमुख। गोमुख से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख से होता है। और ये जब भागीरथी नदी जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, ये जब अलकनंदा नदी से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। फिर जब ये दोनों इकट्ठा होकर आगे बहती हैं तो इसी को गंगा नाम दिया जाता है, फिर यही गंगा नदी बनती है। अब गंगा नदी में जो दाहिने साइड से और बाएं साइड से आकर के इनकी सहायक नदियां मिलती हैं, तो जो पूर्व से आकर के सबसे अंत में जो नदी मिलती है बाएं साइड से, वो नदी है महानंदा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, महानंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो कथन इसका फर्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हिमालयी नदियां हैं वो भी नवीन हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो प्राचीन नदियां हैं। इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो इनकी जो ढाल प्रवणता है वो बहुत अधिक नहीं, बल्कि इसकी जो ढाल प्रवणता है ये बहुत अधिक नहीं बल्कि ये बहुत ही कम है। ये ध्यान रखिएगा, इनकी ढाल प्रवणता जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए जो इसका असत्य कथन होगा वो बी हो जाएगा। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ की नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं, बिल्कुल बात सही है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। और फोर्थ है, यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती है। तो बिल्कुल बात सही है, वो जो नदियां होती हैं वो सीजनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो जो शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति होती है उसमें वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते? तो वो अनुभव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां की जो जलवायु होती है वो समकारी जलवायु होती है। सी, उनकी समुद्री समकारी जलवायु होने के कारण ही वो अनुभव ऋतु परिवर्तन का नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। भारत की किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? भारत कौन से जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो भारत शीतोष्ण और उष्ण दोनों ही कटिबंधों में स्थित है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भारत के मध्य से गुजरती है। ये जो है वो मध्य से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे जो है शीतोष्ण और उष्ण दोनों ही कटिबंधों का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल में कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं जेट स्ट्रीम, वो पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम होता है ये 150 किलोमीटर चौड़ा तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी संक्रमण पेटी होती है जिसमें ये हवाएं प्रवाहित होते हैं। 150 किलोमीटर चौड़ी और 2 से 3 किलोमीटर मोटी परत के बीच में ये जो है वो प्रवाहित होती हैं हवाएं इसकी बीच में। और ये जो जेट धाराएं होती हैं ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग में उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण ये उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? तो जो सूर्यकाल में जो शीतकाल में सूर्य मकर पर लंबवत चमकता है वो होता है 22 दिसंबर की घटना। सही जवाब इसका डी हो जाएगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो ये जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में जो आने वाले ये ऐसे तूफान होते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर और अंध महासागर और कुछ हद तक ये कैस्पियन सागर से क्या करते हैं, वहां से ये जो भी जलवाष्प होता है उसको ग्रहण करते हैं और अचानक से ये आ करके भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वहां पे वर्षा करते हैं। ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ, ये जो वर्षा होती है भारत में जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल, ये रबी की फसल के लिए बहुत ही विशेषकर गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 112 से लेके 115 सेंटीमीटर तक होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पश्चिमी, और जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो देख लीजिए कहाँ पे होती है, वो पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। जो खासी और जयंती की पहाड़ी है वहां पे तो 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, 1000 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को सूखने पर उसमें जो गहरी दरारें पड़ जाती हैं, काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है? इसकी जो जल ग्रहण क्षमता होती है, जो जल ग्रहण क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। इस कारण ये पानी पड़ते ही बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, और जब भी थोड़ी सी भी ये सूखती है तो इसमें छोटे छोटे दरारें उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही लाभदायक मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? तो जो जल संचयन क्षेत्र है वो मृदा के स्तर बी को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, स्तर बी को जो है वो जल संचयन क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन को बताना है। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ही वहां पे जो होता है जलवायु में परिवर्तन आएगा, तो उससे जो वनों के प्रकार होते हैं उसमें भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और 1500 से अगर हम 2500 सेंटीमीटर की ऊंचाई मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो वहां पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़े पत्ती वाले वन मिलने लगते हैं। और अगर 2500 से, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आप 1500 से 2500 जाएंगे तो यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं वो मिलना प्रारंभ होते हैं, जिनको शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और अगर आप 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे कोड़धारी वन पाए जाते हैं, कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो टुंड्रा तुल्य वन पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 जो है वो तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो तांबे की प्राप्ति होती है वो हमें प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो तांबा होता है, तांबा का जो भंडारण की दृष्टि से जो सबसे प्रथम राज्य है भारत में, इसका भंडारण से जो है वो राजस्थान है। राजस्थान का भी जो खेतड़ी खान है वो बहुत ही फेमस है, जो झुंझुनू जिले में है। इसके बाद से जो उत्पादन में शीर्ष है, ये तो भंडारण से राजस्थान हो गया, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो है वो मध्य प्रदेश प्रथम पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? बताना है कौन से कथन जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में असत्य हैं। तो ये प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जी नहीं ये गलत है। इसमें जीवाश्म नहीं बल्कि ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार जिसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। थर्ड भी देख लेते हैं, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है। और फोर्थ है, इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो ये भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो इनका मुख्य विस्तार झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में है, ये बिल्कुल सही है। यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त है, ये भी सही है। और थर्ड है, यहाँ देश का लगभग 75% लॉ एस्क पाया जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पे 75 नहीं बल्कि यहाँ पे 90% लॉ एस्क पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 90% जो लॉ एस्क है वो छोटा नागपुर खनिज पेटी में ही पाया जाता है। इस प्रकार जो सही होगा वो 1 और 2, तो सही आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। भारत की लौह इस्पात पेटी किसे कहा जाता है? तो अभी पीछे ही क्वेश्चन देखा, छोटा नागपुर पठार को, जो छोटा नागपुर खनिज पेटी, इसी को लौह इस्पात पेटी कहा जाता है। सही जवाब ए हो जाएगा। ये जो लौह इस्पात पेटी है छोटा नागपुर पठार, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे तो आपको लौह इस्पात कारखाने मिलते हैं, जैसे बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, कुल्टी हो गया इत्यादि। ये सभी जो भी कारखाने हैं वो इसी एरिया में ही डेवलप किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तभी हमने पीछे देखा खेतड़ी की खान जो है वो कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब सी हो जाएगा, तांबा। और ये कौन से जिले में है, तो ये भी जान लीजिएगा, ये झुंझुनू जिले में है, ये झुंझुनू जिले में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में स्वर्ण की 2 खानें पाई जाती हैं, एक कोलार खान है और एक दूसरा है वो हट्टी की खान है। तो यहाँ से जो है वो सोने का प्राप्ति भारत को होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो जो प्रथम कारखाना लगा था वो कोलकाता में लगा था, 1818 ईस्वी में लगा था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ समय बाद ये बंद हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब ए हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जो हिंडाल्को की स्थापना है ये उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में किया गया है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, रेणुकूट जिले में है। और ये हिंडाल्को की स्थापना उत्तर प्रदेश अमेरिका के सहयोग से किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, ये जो अंगोरा ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो अंगोरा ऊन है इसको खरगोश से प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरगोश। देखिए ये जो पश्मीना ऊन होता है, इसके पश्मीना ऊन जो होता है वो पश्मीना नामक जो बकरी होती है उससे प्राप्त होता है। और जो सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है, जो मैक्सिमम ऊन का जो प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये रानीपेट में स्थापित किया गया है। ये रानीपेट कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। भारत में जो पहला सहकारी स्वामित्व वाला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था वो सिंदूरी बिहार में किया गया था, सिंदूरी बिहार में जगह है, वहां पे स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। नेपा नगर में किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, अखबारी कागज। बल्कि जो होशंगाबाद है, एमपी में एक होशंगाबाद है, एमपी का होशंगाबाद, यहाँ पे जो है नोट छापने का कारखाना है, जो नोट छपने का कारखाना है वो होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने गांवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके तहत सड़कें के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो मैदानी इलाकों में 1000 और पहाड़ी इलाकों में 500, मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। तो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 करेक्ट हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी? तो जो राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति है वो जारी की गई थी 2015 में। इस नीति के तहत क्या होता है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसमें वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण तथा अनुरक्षण हेतु राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति जारी किया गया था। इसके तहत सड़क निर्माताओं को कुल परिव्यय का 1% अंश जो है वो वृक्षारोपण में खर्च करना पड़ता है, कि अगर जितना भी व्यय है व्यय का जो 1% है वो आप वृक्षारोपण में खर्च करेंगे। इस प्रकार जिसका सही जवाब हो जाएगा वो बी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि में क्या होता है कि किसी भी जगह पे पहले उनकी वनों की कटाई की जाती है,
वहां पे खेती किया जाता है, फिर कुछ साल खेती करने के बाद से वापस वहां पे आग लगा के उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो मांस उत्पादन से है। सही जवाब बी हो जाएगा, मांस उत्पादन। मसाला उत्पादन का संबंध जो है वो बादामी क्रांति से है। जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से संबंधित है। टमाटर उत्पादन जो है वो लाल क्रांति से संबंधित है, और जो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, मांस उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया है? जो हरित क्रांति का जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सही जवाब इसका बी हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, टोडा जनजाति का मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? तो जो टोडा जनजाति है उनका निवास कहाँ पे माना जाता है? तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाई जाती है। सही जवाब सी हो जाएगा। ये जो टोडा जनजाति है यहाँ पे आज भी ये बहुपति प्रथा का पालन करती हैं। बहुपति प्रथा जो है इन्हीं में पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि बहुपति प्रथा का पालन कौन सी जनजाति करती है? तो वो टोडा जनजाति करती है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है वहां पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? तो जो जौनसारी है वो उत्तराखंड की जनजाति है। सही जवाब बी हो जाएगा, उत्तराखंड। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय वो 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। सुमात्रा व निकोबार जो है वो डंकन पास नहीं बल्कि ये ग्रैंड चैनल से अलग होते हैं। ये गलत है, ये ग्रैंड चैनल से अलग होते हैं। और तमिलनाडु व श्रीलंका जो है वो ग्रैंड चैनल से नहीं बल्कि वो पाक की खाड़ी से अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का घटता हुआ क्रम बताना है। तो जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं भारत में उनका घटता हुआ क्रम, तो सबसे ज्यादा तो राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है। तो जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य? वो सिक्किम है। सही जवाब इसका हो जाएगा डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो ये जो क्रम है वो है सबसे पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर धौलाधीरा, फिर शिवालिक। तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम पूछा है, तो सबसे पूर्व में जो है वो मैकाले है, फिर सतपुड़ा है, फिर विंध्य है। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, दक्षिण भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ रहा है। दक्षिण भारत का पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो सबसे जो उत्तर में वो नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर इलायची है, पहाड़ियां हैं। तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो जो दर्रे हैं उनका जो सही क्रम है वो सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। तो सबसे उत्तर में जोजिला दर्रा है, फिर बुर्जिल दर्रा है, फिर रोहतांग दर्रा है, फिर माना दर्रा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? तो जो टोंस नदी है वो बाएं से नहीं बल्कि ये दाहिने साइड से मिलती है। बाएं से नहीं बल्कि ये दाएं से मिलती है। बाकी जो गंडक, कोसी, गोमती ये सब जो है वो दाहिने साइड से बाएं से मिलती है, लेकिन जो टोंस है वो दाएं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा नहीं है? तो वो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये पश्चिमी तट पे नहीं बल्कि ये पूर्वी तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पूछ रहा है कि पूर्व दिशा में जो नदियां बह रही हैं, जो पूर्व दिशा में नदियां बह रही हैं उन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो सबसे जो उत्तर में बह रही है वो महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम बताना है।
तो सबसे पूर्व में जो है वो नदी है सोन, फिर चंबल, फिर बेतवा, फिर लूनी। लूनी सबसे पश्चिम में है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? तो जो भूटान के साथ सीमा लगता है वो 4 राज्यों की लगती है, ये ध्यान रखिएगा। 4 राज्यों की जो सीमा है वो भूटान के साथ लगती है। उसमें है वो पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। 138 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो जो कावेरी नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका जो है वो उद्गम होता है, और कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है, इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में है? हिमालय की कौन सी श्रेणी है जो सबसे दक्षिण में है? तो जो शिवालिक श्रेणी है सबसे दक्षिण में है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय होता है, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? जो नेपाल हिमालय है ये स्थित है काली और तीस्ता के मध्य। सही जवाब ए हो जाएगा, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय स्थित है। जो सतलज व सिंधु के मध्य स्थित है, सतलज व सिंधु के मध्य पंजाब हिमालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पंजाब हिमालय है वो सतलज व सिंधु के मध्य है। तीस्ता व दिहांग के मध्य असम हिमालय है, और सतलज व काली के मध्य कुमायूं हिमालय है। ये थे हमारे आज के टेस्ट के 140 क्वेश्चंस, जिसमें टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 4 के साथ। पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।